नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। अहियापुर थाना क्षेत्र के NH57 स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रसूलागंज गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की पिटाई कर जलाने का किया प्रयास। और आने वाली बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से संवाद कर दिया टिप्स। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के NH57 स्थित निजी अस्पताल में एक मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर अहियापुर थाना के NH57 किनारे एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मरीज के परिजनों से अस्पताल संचालक और कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत किया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अस्पताल संचालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। मृतक औराई थाना के महेशवाड़ा के सकलराम की पत्नी पूनम देवी थी। मृतक के पति ने बताया कि तबीयत बिगड़ी तो इलाज के लिए अस्पताल लाए। कुछ लोगों ने बेहतर इलाज होने की जानकारी देकर यहां भर्ती करा दिया। यहां मरीज से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था और दवा पर दवा डॉक्टर लिख रहे थे। डॉक्टर द्वारा लगातार दवा लिखने के बाद वह सारी दवा खरीद कर दे रहे थे। उन्होंने मरीज से मिलने की जिद किया तो अस्पताल संचालक मिलने दिए। मरीज लपट कर रोने लगी और बोला कि यहाँ से ले चलो। इसी पर अस्पताल संचालक को अस्पताल से छुट्टी देने को बोले। इसी बात पर अस्पताल के लोग भड़क गए और मुझे धक्का दे दिया। कुछ देर बाद अस्पताल के लोग मरीज की मौत होने के बारे में बताया। मरीज के परिजनों का कहना है कि मरीज ठीक था, अचानक मौत हो गई। यह उनके समझ से बाहर की बात बनकर रह गई है। इधर देर रात तक पुलिस की हिरासत के लिए अस्पताल संचालक और एक अन्य को छुड़ाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। थानेदार रोहन कुमार ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। पीड़ित परिवार को आवेदन देने को कहा गया है। मामला भड़कने पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। ये देखिए, जो दवा लेके जो जाता है ना, दवा जो लेके जाता है, आपको क्या दवा देगा नहीं देगा या हम कैसे जानेगा? ये आप देता है दवा कि नहीं देता है? ये अंदर में जाएगा परसेंट के जरूरत। एक आदमी हर जगह जाता है, हर मेडिकल में जाता है, एक आदमी तो रहता है, वो देखता है परसेंट के जो कैसा है, अच्छा है कि खराब है। तो ये बोल रहा था यहाँ दवाई जो बेचता है कि नहीं, उसमें जाना नहीं है, जाने नहीं देगा, किसी के नहीं जाने देगा, नहीं जाना है। वो बोल रहा था, हमको लड़का बोला जो देखो जो हम वहाँ रहेगा, देखेगा जो कैसे कैसे कौन कौन दवाई चलता है न चलता है। अगर हो सकता है वहाँ यहाँ से दवा लेके आप जाते हैं और वहाँ दवा देवे नहीं करेगा, हम कैसे जानेगा? परसेंट से तो बात कर ही नहीं दे रहा था ना। वो परसेंट तो गए है ना, तो बोला है कि हम इसमें रखेगा ना तो हमको मार देगा, ले चलो दूसरे जगह। वो गेटे पर हम खड़ा होकर कहा है थोड़ा चेहरा भी तो देख लेने दो। तो बोल रहा था कि जे उछल रहा था, वो कह रहा था हम नहीं रहेगा न तो यहाँ हमको मार देगा, वो दूसरा हॉस्पिटल में ले चलो न तो घरे ले चलो, यही बोल रहा था। फिर लड़का बोला है कि ठीक है, ये दोपहर तक यहाँ से दूसरे जगह न होगा तो ले जाएगा, घर ले जाएगा, चाहे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएगा, जो उससे बात कर लेता है। फिर हुआ है कि यह लड़का हमको बोल रहा था जो ठीक है, जो आप हिसाब उसाब कर लो, ये क्या कितना आपको हिसाब उसाब हुआ। तो क्या बोलता है, ये वो अति मर गया, परसेंट तो मर गया। एक बोल रहा है जो मर गया, फिर लेके गया तो फिर वो हमको लड़का बोला है जो कैसे मर गया। ये पहले से भी न बताया जो हाँ थोड़ा भी अगर जो घबराहट हुआ जब जो मरने वाला था तो कम से कम तो बुलाते तो जो आपको परसेंट करवा रहा है, नहीं बचेगा, दूसरे जगह ले जाओ और न ले जाओ, आप कुछ नहीं बताए। हॉस्पिटल मम्मी से बोले है कि जे मम्मी मेरा छोटा भाई बोला है मम्मी के लिए खिचड़ी बना के लेके आना है।
खिचड़ी बना के लेके आए हैं, मम्मी के खाना उना धो के खिलाने मम्मी के गया है वो अंदर में वहाँ पर। जब हम मम्मी भर्ती है तहाँ पर तो हम बोले कि जो हमको कनका मम्मी से मिलने दीजिए, कनका खाना उना खिला देते हैं, खाना उना खिला के हम बाहर हो जाएंगे, 2 मिनट ला मिलने दीजिए। तो नहीं मिलना है, वो बदमाशी बहुत करती है, बहुत बदमाशी करती है। अब बाहर गेट से बाहर हमको धकेल दिया है, नहीं मिलने दिया है। कौन थी आपकी? मम्मी मेरी है। कौन नहीं मम्मी मिलने दिया है? नर्स क्या कही है? नहीं मिलना है, बदमाशी बहुत करती है। क्यों नहीं मिलना है? हम बोले कि जो मिलने दीजिए मम्मी के, नहीं मिलना है, बाहर जाइए। अब क्या हुआ? बोल रहा था जो इलाज नहीं है अंदर एसी में जाना। अब क्या हुआ है? आप मम्मी डेट कर गई, मार दी है मम्मी की, मार दिया? मार दिया है कौन मम्मी मार के। दिया? नर्स डॉक्टर क्या नाम है? सोनी बेटी है ना? जी। मम्मी के हम पूरा गारंटी के साथ कर रहे हैं, मम्मी के मार दिया गया जी हॉस्पिटल में। नहीं, मम्मी मेरी मरने वाली नहीं थी, खाना उना सब खाती थी, मेरे मम्मी मरने वाली थी। मम्मी के जानबूझ के यहाँ मारा गया हॉस्पिटल में। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रसूलागंज गांव में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने विवाहिता की पिटाई कर जलाने की कोशिश की। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के चक्की रासुल्लागंज गांव में शनिवार को दहेज को लेकर ससुरालीजी ने एक विवाहिता की बेरहमी से पिटाई करते हुए पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। विवाहिता के शोरगुल पर जुटे आसपास के ग्रामीणों के हस्तक्षेप से विवाहिता की जान बच सकी। इसके बाद विवाहिता ने अपने मायके में फोन कर अपने भाई को घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के भाई साहेबगंज थाना क्षेत्र के देवसर असली निवासी जितेंद्र कुमार ने अपनी बहन की चिकित्सा मोतीपुर सीएचसी में कराने के बाद शनिवार को मोतीपुर थाना पहुंचकर मोतीपुर पुलिस को आपबीती सुनाई। पीड़िता के भाई ने पुलिस को बताया कि अपनी बहन मुंचुन देवी की शादी 26 जून 2020 में मोतीपुर थाना क्षेत्र के चक्की रासुल्लागंज निवासी जयनारायण राय के पुत्र दीपक कुमार राय से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। मेहनत मजदूरी से एकत्रित 4 लाख रुपए नकदी व एक हीरो बाइक, सोने के 1.5 भर की सिकड़ी, कपड़ा, बर्तन, चूल्हा, फर्नीचर समेत कुल 4.5 लाख की कीमत का सामान दहेज के रूप में दिया। शादी के 1 वर्ष बाद ससुराल जी ने 2 लाख रुपए और मायके से मांगकर लाने का दबाव देते हुए मारपीट करते हुए रुपए नहीं पाने पर हत्या कर देने की धमकी देते थे। पीड़ित विवाहिता के अनुसार इसी बीच विवाहिता को पता चला कि उसके पति का रिश्तेदार ही एक युवती से अवैध संबंध है, जिसका वह विरोध की तो ससुराल जी आग बबूला हो गया। सभी ने मिलकर बेरहमी से पिटाई करते हुए पेट्रोल डालकर हत्या का प्रयास किया। चीखने की आवाज सुनकर एकत्रित हुए ग्रामीणों के बीच बचाव से पीड़िता की जान बच सकी। थाने में दिए गए आवेदन विवाहिता मुंचुन देवी ने अपने ससुर जयनारायण राय, जेठानी मनीषा देवी, भैंसुर गुड्डू राय के खिलाफ शिकायत देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उधर पीड़िता की बात सुनने के बाद मोतीपुर पुलिस ने आरोपित पति से मोबाइल पर बातचीत कर विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पति दीपक राय ने मोतीपुर थाना की पुलिस को यह कहा कि जाइए केस कर दीजिए, जेल भेज दीजिए, इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। यह सुनकर पुलिस पदाधिकारी भी हैरान रह गए। उधर मोतीपुर थाना अध्यक्ष राजन राय ने कहा कि आवेदन की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है? मामला है कि मेरी बहन की शादी 27/6/2020 में मोर गाँव चक्की रसूलागंज दीपक कुमार पिता श्री जयनारायण राय के साथ किए थे। अभी जो कुछ दिन से सब लोग परिवार में एक साथ रह रहा था, ठीक ठाक से रह रहा था, लेकिन वो प्रेरित करता है कि तुम अपने बहन के लिए जो दहेज का पैसा बाकी है दो, नहीं तो इसको जान से मार देंगे। और बार बार जान से मारता है, जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद बार बार इनके साथ मारपीट और हमेशा जान मारने का धमकी देते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे। यही मामला है। आज हम आवेदन दे रहे हैं मोतीपुर थाना। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका न्याय मिले, कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है मुंचुन कुमारी। आपका नाम? मेरा नाम श्री जितेंद्र कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? घर देवसर असली, थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार में 95,000 करोड़ की योजना चल रही है।
मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देर शाम को पहुंची रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उतरते ही कहा, भारत माता की जय। उन्होंने इस दौरान में वर्ल्ड क्लास स्टेशन का मॉडल देख और कार्य की जानकारी ली। इस मौके पर बेतिया के सांसद संजय जायसवाल और कई अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं रेल मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और रेल मंत्री का स्वागत किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि नीतीश कुमार ही हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्व में रेलवे का भी अनुभव है। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दिया है, जिसके कारण से आज उसका लाभ बिहार को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बिहार में रेलवे में कार्यों का अनुभव और प्रधानमंत्री का काम के प्रति करने का समर्पण भाव जब एक साथ हो जाता है तो काम की गति और भी बढ़ जाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बिहार को लेकर रहती है, इसलिए उन्होंने 10,000 करोड़ का बजट बिहार राज्य को दिया। यह समर्पण का भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के प्रति कर्तव्य का भाव नजर आता है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पे आपके साथ मिलकर बहुत खुशी हो रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का काम चल रहा है। मुझे अभी पूरा बताया गया कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूरे प्रदेश में बिहार में 98 स्टेशंस को 98 स्टेशनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हाथ में लिए, अमृत स्टेशन बनाने का काम हाथ में लिया है। अभी बेतिया देख के आया, रास्ते में सुगौल देख के आया, सब जगह काम तेजी से चल रहा है। नरकटियागंज देख के आया, बहुत तेजी से काम चल रहा है। रक्सौल में भी काम तेजी से चल रहा है। मैं साथियों 3 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, आप सब जानते हैं रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान दिया है वो ऐतिहासिक है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री नीतीश जी, जो कि पहले रेल मंत्री भी रहे हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेलवे के बारे में, बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने रेलवे के विकास में। आज भी रेल भवन में सभी लोग उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, हमेशा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनका योगदान रहता था। ऐसा श्री नीतीश कुमार जी का आज भी रेल भवन में सभी लोग याद करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे पे इतना ध्यान और बिहार में मुख्यमंत्री जी का रेलवे के प्रति इतना बहुत अच्छा नॉलेज, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम की गति और काम जिस अच्छे तरीके से होता है उसका फिर कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मोदी जी ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,066 करोड़ 10,066 करोड़ रुपीस का बजट इस वर्ष दिया है। अब आप देखिए, ये बजट 10 वर्ष पहले जितना बजट होता था उसका 9 गुना है। 10 वर्ष पहले बजट होता था 1100 करोड़ रुपए का, मात्र 1100 करोड़ रुपए का। कहाँ 1100 करोड़ रुपए, कहाँ 10,000 करोड़ रुपए। ये प्रभाव है डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति बहुत सम्मान है। हमेशा एक कर्तव्य की भावना से बिहार की सेवा में लगते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के जनजीवन में सुशासन के माध्यम से जो परिवर्तन लाया वो हम सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा महिला वोटरों को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पूर्व महिला वोटर को जोड़ने का अभियान तेज हो गया है। महिला मतदाता 100% हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर की पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी और पारू क्षेत्र के ARO श्रेयाश्री ने कहा कि महिलाओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।
इसके लिए क्षेत्र की आम महिला, खासकर जिनका उम्र 18 वर्ष हो गया है, या वैसी महिला जो शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही हैं और उनका नाम नहीं जुड़ा है, अब उनका मतदाता सूची में भी उनका नाम जुड़वाना होगा। अब इसके लिए हम लोगों ने उनके क्षेत्र के ही मतदान केंद्रों के BLO को निर्देश दिए हैं, जो ऐसी महिलाओं का सत्यापन करे और उनके नाम को जोड़ने का काम करे, और मतदाताओं के घर घर जाकर सत्यापन की जाएगी और प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट भी देंगे कि कोई ऐसा है तो नहीं जो छूट गया है। कि आप सभी को ज्ञात है कि इलेक्शन नज़दीक है, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और इसमें इलेक्टोरल रोल का जो प्यूरिफिकेशन है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। वर्तमान में जो जेंडर रेशियो है 97 पारू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका 897 है और ओवरऑल ज़िला में भी जो है हमारी स्थिति 1000 आइडियल स्थिति होती है लिंगानुपात की, और 1000 से कम है सभी जगह पे, 900 के आसपास की रेंज में है। तो इसमें 97 पारू में ये चीज़ की जा रही है कि हम ढूंढ के महिला वोटरों का इलेक्टोरल वोटर ID कार्ड बनवा रहे हैं। हर BLO को टारगेट्स भी दिए गए हैं, जीविका समूह की सहायता ली जा रही है, जिसमें कि स्पेशली जो जीविका दीदियां हैं जिनके अपने कार्ड या उनके परिवार में वोटर ID नहीं बने हुए हैं, तो उनके वोटर ID बनवा रहे हैं। और भी कोई अक्षम लोग हैं, उस तरह के भी केसेस में हम लोग वोटर IDs बनवा रहे हैं। और सभी लोग अपने नियरेस्ट ऐसे BLOs को कॉन्टैक्ट करके अपना वोटर ID बना सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। आपको केवल अपना किसी तरह का एड्रेस प्रूफ देने की आवश्यकता है, उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उपस्थित हैं तो फोटोग्राफ आपको देने की आवश्यकता नहीं है, फ़ोटो आपके माध्यम से खींच के लिया जा सकता है कैमरा से। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना वोटर ID बनवाएंगे। खास तौर पे पाया गया है कि महिलाओं में 2 कैटेगरी ऑफ महिलाएं हैं जिनका कि वोटर ID नहीं बना हुआ रहता है। पहला, जो जस्ट 18 से 20 या 21 साल की उम्र की लड़कियां होती हैं। अक्सर पेरेंट्स का मानना है कि इनकी शादी हो के ससुराल जाएंगे तो वहाँ पर वोटर ID बनेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पर उनका वोटर ID अवश्य बनवाएं। यदि उनकी शादी हो के वो ससुराल कहीं और किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो फॉर्म 8 की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। वो भी आप BLO आपके घर पे आके आपका फॉर्म 8 भर सकते हैं, जिसके बाद कि आपका बहुत ईजिली शिफ्ट हो जाएगा, कोई एडिशनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी इसी से संबंधित है, जो नई बहुएं आती हैं, उनका भी अक्सर 1-8 साल का डिले हो जाता है वोटर ID कार्ड बनने में। तो इसमें भी सभी लोग जिनके घर में नई बहुएं आई हैं या जो खुद नई बहुएं हैं यहाँ आई हुई हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना वोटर ID ज़रूर बनाएं, ताकि आप इस वर्ष की विधानसभा इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। दूसरी बात है, जो आपने सीनियर सिटीज़न जो इलेक्टर्स हैं हमारे, उससे रिलेटेड, तो CEO सर की तरफ से भी पहल की गई है। हम सभी को 85+, 90+ और विभिन्न एज ग्रुप्स, जो 85 से ऊपर जो सीनियर सिटीज़न के एज ग्रुप के वोटर्स की लिस्ट अवेलेबल करवाई गई है। इन सभी वोटर्स का एक वोटर का सत्यापन चल रहा है। इनमें से जितने वोटर जीवित हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और जो मृत हो चुके हैं या जो कहीं और विस्थापित हो चुके हैं, रिस्पेक्टिवली फॉर्म 7 और फॉर्म 8 उनका हम लोग भर रहे हैं। तो इसमें मेरा अनुरोध होगा सभी वोटर्स से कि वो BLOs की सहायता करें। यदि आप जीवित हैं तो कृपया आप अपने BLO को कांटेक्ट करके अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करवा दें, ताकि आप मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यदि आपके कोई परिजन हैं जो 90+, यदि वो जीवित होते तो भी उन 90 से ऊपर की आयु के होते और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कृपया आप BLO को सूचित करें, ताकि उनका इलेक्टोरल रोल में से नाम हटाया जा सके। निबंधन कार्यालय में नई बिल्डिंग की स्वीकृति मिलने के बाद जिला अधिकारी ने निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिले में 5 करोड़ की लागत से नवीन अभिलेखागार कार्यालय का निर्माण होने जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जल्दी अब इसका टेंडर निकाला जाएगा। इसके बाद अभिलेखागार कार्यालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ G+1 बिल्डिंग होगी, जिसमें मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार किया जाएगा। सोमवार को जिला अधिकारी ने दल बल के साथ इसका निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि पुराने अभिलेखागार कार्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। हमेशा शिकायत मिलती थी कि रिकॉर्ड पानी की वजह से खराब हो जाते हैं। समस्या से निजात के लिए हम लोगों ने सामान्य प्रशासन विभाग को नए अभिलेखागार कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। इसी कार्यालय की जगह चिन्हित करने के लिए
आज हमने निरीक्षण किया है। पुराने भवन को तोड़कर किस जगह पर नया रिकॉर्ड रूम बनाया जाए, इसके लिए जगह चिन्हित भी कर लिया गया है। जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अभिलेखागार कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। हम लोगों को नवीन अभिलेखागार बनाना है, उसके लिए प्रस्ताव जिला से हम लोगों ने भेजा था। उसकी स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग से मिल गई है। लगभग 5 करोड़ की लागत से जो है एक नया भवन बनेगा। कई बार हम लोग समस्याएं देखते हैं कि अभिलेखागार में जो है पुराने कागजात बर्बाद हो गए, ठीक से रख रखाव नहीं हुआ या लोगों को आने जाने में समस्या होती है। तो एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग से हम लोगों ने स्वीकृत कराया है। तो जो पुरानी जर्जर बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ करके एक रिकॉर्ड रूम किस स्थान पर बन सकता है, उस दिशा में हम लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया है और बिल्डिंग के इंजीनियर हैं। अब इसको टेंडर वगैरह की जो प्रक्रिया है पूरी करके उसका भवन का निर्माण कार्य, जगह स्क्वायर फीट बता देंगे इंजीनियर साहब। ये जो बगल में भविष्य निधि का पुराना देख रहे हैं, ये सब जो इंक्रोचमेंट वगैरह है सबको हटाते हुए एक अत्याधुनिक G+2 स्ट्रक्चर है ना, G+1 स्ट्रक्चर है। तो वो अभिलेखागार जो है वो हम लोग जमीन चिन्हित करके दे रहे हैं। टेंडर का काम भी लोग किसी भी शुरू करें। और क्या इस परिसर में हम लोग देख रहे हैं, जैसे कई जगह पे कुछ इंक्रोचमेंट दिख रहा है। एक आगे भी हम लोगों को परिसर दिखा है जहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। उसमें अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, उनको हमने बोला है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए और इलीगली किसी ने किसी को कोई जमीन दे दी है कलेक्ट्रेट परिसर या आसपास के किसी भूभाग पर, तो उस पे जो भी एक्शन लेना है वो अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी जो है उसको सुनिश्चित कराए। बेबी केयर स्कूल के दूसरे ब्रांच डीबी वर्ल्ड स्कूल का दामोचक रोड माई स्थान के निकट हुआ भव्य शुभारंभ। गन्नीपुर में 25 वर्षों तक जूनियर बच्चों को शिक्षा देने वाला डीबी वर्ल्ड स्कूल ने सोमवार को दामो चौक बिहारी बाई नेचर रेस्टोरेंट के समीप अपने नए शाखा का सोमवार को शुभारंभ किया। विधान पार्षद बंशीधर ब्रिजवासी ने विधिवत रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। सीबीएसई पैटर्न में क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक यहाँ बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है। हाइजेनिक इन्वायरमेंट में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा यहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। साइंस लैब, कंप्यूटर लैब के साथ ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन के पश्चात विधान परिषद बंशीधर ब्रिजवासी ने प्रोपराइटर को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में हर इंसान एक दूसरे को गिराने में लगा है, लेकिन केवल शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें शिक्षक चाहते हैं कि उनका छात्र उनसे बढ़िया करे और अपना बेहतर भविष्य बनाए। शिक्षक की जो मूल भावना है और जो उसकी प्रकृति रही है और बच्चों को जो संस्कार देने का हम लोग की संस्कृति चली आ रही है, वह प्रकृति और संस्कृति डीवी वर्ल्ड स्कूल में देखने को मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। वहीं प्रोपराइटर उत्कृष्ट वर्मा ने कहा कि उद्घाटन के उपलक्ष्य में अभी बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लिया जा रहा है। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत साइंस लैब है, जो हर स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। सभी अभिभावकों से आग्रह है कि वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए डीवी वर्ल्ड स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। मुजफ्फरपुर शहर में बेबी केयर सेंटर एक जाना माना पहले से संस्थान रहा है और इसकी बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धियां भी रही हैं। गन्नीपुर में यह संचालित रहा है, क्योंकि मैं गन्नीपुर में भी रहा हूं तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से अवगत हूं। और बेबी केयर सेंटर जैसा नाम से ही है, बेबी केयर अपने नाम के अनुरूप यह परफॉर्म किया है। अब तक इसका परफॉर्मेंस रहा है, इसकी प्रोडक्टिविटी रही है। उसी का यह इन्हांस्ड ब्रांच यहाँ पर इन लोगों ने खोला है और इसका उद्घाटन करने का इन लोगों ने मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त कराया। मैं आया था, इसका उद्घाटन किया और मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोगों से मैं यह आग्रह भी करता हूं कि जो चाहते हैं कि अपने बच्चों का कहीं नामांकन कराएं तो एक अवसर इस डीवी वर्ल्ड स्कूल जो बेबी केयर सेंटर का इन्हांस्ड ब्रांच है इसको मिले। यहाँ नर्सरी से 10 तक की पढ़ाई की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और यह विद्यालय बिल्कुल जो बेबी केयर सेंटर ये चला रहे थे वहाँ पर बिल्कुल जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का केयर करती है, इस प्रकार से पूर्णतः दे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे इस संस्थान के लिए मैं मंगल कामना शुभकामना मैं देता हूँ कि यहाँ पे लॉन्च किए हैं
जिसमें डीवी वर्ल्ड स्कूल का नाम जिसका हम लोगों ने दिया है, और यहाँ नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। जूनियर बच्चे को तो हम लोग पिछले, चूंकि बेबी केयर सेंटर के 25 साल हो चुकी है, तो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार सीनियर बच्चों के लिए 10th तक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे। यहाँ पर हमने कुछ स्पेशल खासियत डाला है, जो कि जैसे कंप्यूटर लैब वगैरह हो गया, साइंस लैब हो गया। साइंस लैब जनरली हर स्कूल में देखने को नहीं मिलता है, साइंस लैब का भी हम लोगों ने यहाँ पर इंतजाम किया है, और यहाँ पर ट्रेंड टीचर रहेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि एक बार हम लोगों को मौका दे करके देखें। और लोकेशन है सर? लोकेशन ये हो गया हमारा छाता चौक से, आप जब दामू चौक वाले रोड में अंदर आएंगे तो दाहिने तरफ डीबी वर्ल्ड स्कूल आपको दिखेगा। अभी एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज एडमिशन के लिए नहीं लगेगा। मेरा परिचय उत्कृष्ट वर्मा, डायरेक्टर हूं मैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं, और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या?
आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। होने वाले बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ संवाद कर कई टिप्स दिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में परीक्षा पर चर्चा 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के दरमियान बच्चों को क्या करना चाहिए, इससे संबंधित कई सारे टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि एग्जाम प्रेशर में लड़ने के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने की सलाह दी है। इससे आप समय पर पेपर हल करने का गुण सीखेंगे और इससे एग्जाम के समय प्रेशर भी कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्रेशन से लड़ने के लिए छात्रों को गुरु मंत्र दिया। डिप्रेशन से लड़ने के लिए घर में सभी से लगातार बातचीत करने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि अक्सर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता से बातें छिपाने लगते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और लगातार अपनी बातें शेयर करते रहे, जिससे वे कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में 11वीं कक्षा की हर्षिता और दीप्ति कुमारी ने बताया कि परीक्षा के दरमियान सकारात्मक माइंडसेट के साथ रहना चाहिए और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना चाहिए। वहीं कक्षा 11वीं के आदित्य राज और कक्षा 9वीं के कमल ने आंसर करने बताया कि परीक्षा में ज्यादा लंबा ना लिखकर सटीक उत्तर लिखकर समय बचाना चाहिए। साथ ही परीक्षा का प्रेशर ना लेते हुए पढ़ाई करते हुए भी ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण को बचा सकते हैं। मेरा नाम हर्षिता कीर्ति है, मैं कक्षा 11वीं ब में हूँ। ये अभी परीक्षा पे चर्चा 2025 प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। परीक्षा को लेकर या आपने क्या क्या बातें ऑब्जर्व की है, क्या आपने सीखा? अभी इस प्रोग्राम के ज़रिए मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझी है कि जब भी परीक्षा हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका माइंडसेट, कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल हो। आप एक प्रैक्टिस जो है एक रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं एंड जो अपना कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करें। और क्या नई बातें आई परीक्षा को लेकर या फिर ओवरऑल एक एनवायरनमेंट को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि एज अ स्टूडेंट्स वी शुड आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हमें अपने साइड से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दें हर एक चीज़ में, लेट इट बी स्टडीज़ और फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि वी आर द यूथ ऑफ द नेशन एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट। चर्चा कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात कर रहे थे। कैसे कैसे आप परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखें, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें और किन किन बातों पर चर्चा हुई, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? मैं दीप्ति कुमारी, कक्षा 11वीं ब की छात्र, जो अभी पीएम श्री मोदी जी ने बताया कि उन्होंने बताया कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर कैसे ना ले, जैसे आप अपनी हॉबी को फॉलो करें, उस टाइम में भी आप अपनी हॉबी को ना छोड़ें। अगर आपका एग्ज़ाम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करें, पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि वहाँ पर आपका टाइम मैनेज हो पाए, आप अच्छे से लिख पाए। गौशाला चौक पर विन्नी केक्स एंड मोर का भव्य शुभारंभ किया गया। गौशाला चौक पर विन्नी केक्स एंड मोर का भव्य शुभारंभ किया गया। विन्नी केक्स एंड मोर शहर से लेकर गांव तक एक अलग पहचान बना चुकी है और गौशाला चौक पर केक का कोई ऐसा ब्रांड का आउटलेट नहीं था। विन्नी केक्स का आउटलेट खुलने से गौशाला चौक के आसपास के लोगों के लिए काफी आसानी हो गई है। अब लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। भव्य शुभारंभ में काफी लोग शामिल हुए हैं। आउटलेट के ऑनर ने बताया कि लोगों के डिमांड पर इस आउटलेट का शुभारंभ किया गया है। आज विन्नी केक्स का हम ओपनिंग किया है। हमारे इलाके में यहाँ पे कोई भी एक ब्रांडेड कंपनी यहाँ पे नहीं थी। बहुत सारे हैं केक के तो सब बहुत सारे हैं, मगर ब्रांड के कोई नहीं थे। यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था, इसलिए लोग यहाँ से दूसरी जगह जाकर वहाँ से लाते थे। इसलिए यहाँ पे हम लेके आए हैं और लोगों को अच्छा सुविधा देंगे, जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग को नया करने का और भी काम आगे करेंगे। क्या कुछ अपील करेंगे ग्राहक से ही अपील करेंगे, आए एक बार हमको मेरे इसमें दुकान में आए,
सामान जो भी हो लेकर अपना ही करें, फिर आगे उनको हाँ 3 किलोमीटर तक होम डिलीवरी की सुविधा है। और ऐसे हम लोग का एक विन्नी का ऐप भी है और स्विगी जोमेटो पे भी है। पहले तो मैं इम्तियाज़ जी को कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। इस एरिया के लोगों को बहुत ही दिक्कत परेशानी महसूस करनी पड़ती थी। किसी भी एक ब्रांड कंपनी का यहाँ केक शॉप नहीं था। हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि अच्छा एक क्वालिटी लोगों को बीच में दें। और बाकी हम यहाँ के लोगों से यही विनती करना चाहते हैं, एक बार आएँ, आप पहले इसको ट्राई करें, फिर आप बताएं कि कैसा क्वालिटी है, फिर आप सबसे बेटर प्रयास रहेगा हमारा कि और बेटर से बेटर क्वालिटी मिले लोगों को यहाँ। क्या कुछ अपील करेंगे? हम यही अपील करेंगे कि सबसे पहले हमारे भैया को सपोर्ट करें। काफ़ी अच्छी दुकान भी है, घर के पास भी है और अच्छी है जी। हम लोग को पसंद आया, यहाँ का सुविधा, यहाँ का सुविधा बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। कोई भी आएंगे वो सभी को तकरीबन में पसंद आना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है। यहाँ पर बर्थडे भी कोई अपना आकर यहाँ पे कोई चाहे तो घर पे यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं जी। हर चीज़ है, अच्छा है, अच्छा लगा सब चीज, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा, बाकी सभी को भी अच्छा लग रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में अनुसेवी संघ परिचारी बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट परिसर में 2011 से अनुसेवी की बहाली के लिए इंतजार कर रहे 490 उम्मीदवारों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में उम्मीदवार अनुसेवी संघ बिहार राज्य प्रतीत कर्मचारी महासंघ एवं शिवांजलि जिला शाखा मुजफ्फरपुर से संबंधित 490 अनुसेवी उम्मीदवारों ने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। 2011 से पैनल में नाम होने के बावजूद अब तक बहाली नहीं होने के कारण 490 अनुसेवी धरना पर बैठे हुए हैं। उम्मीदवार अनुसेवी संघ के शत्रुघ्न राम, मोहम्मद उमर आलम, राजीव कुमार सहित सैकड़ों अनुसेवी ने अपनी मांगों के लिए कई बार संघर्ष कर चुके हैं। इन लोगों ने बताया कि अब मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य है कि हम लोगों को मांग है, ये जितने जब परिचारी विशिष्ट का 2011 में पैनल तैयार किया गया, अभी 23 में ऑनलाइन आवेदन लिया गया, 24 में एग्जाम लिया गया और 25 में मात्र 50 आदमी का रिजल्ट दिया गया। इतना बड़ा तिरहुत क्षेत्र में, तिरहुत प्रमंडल में मात्र 50 आदमी का रिजल्ट होना चाहिए, 50 को जगह रिक्त है। इसलिए हम लोगों को मांग है कि हमारे तमाम साथी को, तमाम उम्मीदवार को अविलंब नियुक्ति कराया जाए, यही हमारा मांग। प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग का हम लोगों का जो वैकेंसी आया था 2011 में, उसी के चयन से हम लोगों का अभी 2023 में परीक्षा लिया गया है और उस परीक्षा के आधार पर रिजल्ट नीतीश कुमार 50 को रिजल्ट दिए हैं। किस आधार पर दिए हैं? और इतने बेरोजगार है, सबका उम्र खत्म हो गया और वो आज तक हम लोगों का कुछ सुन नहीं रहे हैं। और अभी इलेक्शन का टाइम है, नीतीश कुमार जी से अनुरोध करते हैं कि इलेक्शन का टाइम है, हम लोगों को रोजी रोजगार दिया जाए और अपना मतदान लिया जाए। आपकी मांगों पूरी नहीं की जाएगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। जब उम्र 50 हो गया तो अब जी के क्या करेंगे? 2-4 साल नौकरी हो जाता तो जी लेते, अब महिला है कहाँ जाए? 2011 से ही कलेक्ट्रेट का चक्कर लगाते लगाते हम पागल हो गए, लेकिन आज तक कोई पदाधिकारी नहीं सुना। 10,000 5,000 सब ठग भी लिया, लेकिन लगा देंगे नौकरी, करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं करवाया। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।